तो जितनी भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रही हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो इसी बात को लेके है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक फीस की बात है, इट इज़ अबाउट देयर फ्यूचर, एंड वो फ्यूचर ही ख़त्म हो जा रहा है। ये भाजपा सरकार जिस चीज़ पर टिकी हुई है वो किस पर टिकी हुई है? जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक चंदा कौन लिया है, तो भाजपा ने लिया, कितना, तो 6,000 करोड़ रुपए का। तो जब जो लोग उनको पैसा दे रहे हैं वो कौन है? यही बड़े बड़े पूंजीपति हैं। तो ये बताइए कि लीक कहाँ से हो रहा है? ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, आपका सेंटर का मैनेजमेंट जो है वो चीज़ सही नहीं है, बैठे हाँ भाई सेटिंग, बल्कि जो है लोग हमको ये भी कह रहे थे कि भाई आप जानने वाले जो होते हैं कि इतना रुपया दोगे तो वहाँ पे सेटिंग हो जाता है। लोग यूज़र पे मॉडल है कि आप पैसा दीजिए और उसके बाद शिक्षा लीजिए। तो देश में पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या रह गया है? सरकार अपना हाथ पीछे खींच ले रहा है और नए तरीके से प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। अब नौकरियों को भी, एजुकेशन को भी एक इलीट क्लास के पास सिर्फ पहुंचे, इसकी योजना के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। साल 2020 में भारत सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर के आई थी। 5 साल बाद नई शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था में कितना विकास हुआ, नई शिक्षा नीति कितनी लाभदायक छात्रों के लिए साबित हुई, आज इस विषय पर बात करने के लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में आया हुआ हूँ। आइए उनसे बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति कितनी कारगर रही या कितनी नुकसानदेह रही। आप बुनियादी जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, उसमें क्या अभी खामियां पाती हैं? खामियां तो बहुत सारी हैं, एक नहीं है। मेन जो देखने में आ रहा है वो ये है कि एनईपी के चलते एक एक्सक्लूजनरी पॉलिसी ला रहे हैं वो, जहाँ पे जिनके पास प्रिविलेज है, एंटाइटलमेंट है, जो पैसे पे कर सकते हैं, जो अभी फीस जो बढ़ा दी गई है, वो जितना वो पे कर सकते हैं वही आ पाएंगे आगे, जो लोन लेके उसको चुका पाएंगे वही आगे आ पाएंगे। बाकी स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन में उनको धकेला जा रहा है, जहाँ पे बेसिकली बहुत ही अनस्किल्ड या वेरी लो स्किल्ड लेबर के तौर पे वो अब आगे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट खोजेंगे, और जिनको एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलेगा, जो कि वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट है, वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आप आगे पे करके लोन जो लोन चुका के आगे आ पाएंगे। तो it obviously points to a very exclusionary system of education which is very Brahmanical and very corporate driven, and where HEFA जो higher education funding agency है, जिसने replace किया है UGC को, उसने पूरा जो imagination है यूनिवर्सिटी का वो पूरा बदल चुका है वो। तो जो हम पहले हमारा जो इमेजिनेशन था पब्लिक यूनिवर्सिटी का, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी अब तो कोई रही नहीं, क्योंकि पब्लिक को आपने एक फंडिंग एजेंसी से जोड़ दिया है, उसको बिल्कुल एक यू हैव टाइड इट टू द आइडिया ऑफ लोन बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे अगर आप 90% आप लोन ले रहे हैं फ्रॉम बैंक्स एंड उस लोन को आप चुकाने की बात कर रहे हैं, तो हर जगह फीस तो बढ़ाएंगे ही, और ये जो इंक्रीज्ड फीस है वो कौन पे कर पाएगा और कितने हद तक वो आगे बढ़ पाएगा एजुकेशन में भी। तो ये हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली ये जितने भी स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं सिस्टम से, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड फीस। तो जितनी भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रही हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो इसी बात को लेके है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक फ़ीस की बात है, इट इज़ अबाउट देयर फ्यूचर, एंड वो फ्यूचर ही ख़त्म हो जा रहा है अंडर एनईपी। आपके ठेके तो खुले हो जा रहे हैं, लेकिन उस स्कूलों को सरकार नहीं खोल रही, लगातार बंद कर रही है। तो क्या इससे देश जो है हमारा कभी विश्वगुरु बनता है अगर इस तरीके से काम होगा तो? विश्वगुरु तो ये समझिए एक प्रकार का ख्याली पुलाव है, ये तो कभी था भी नहीं। ठीक है, और जब सरकारी विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं तो उसमें आप एक मिनिमम जो आपका एक ह्यूमन कैपिटल है वही डेवलप नहीं होगा। अगर देश के लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो ना सोचेंगे, ना कोई नौकरी जनरेट कर पाएंगे, ना नौकरी करने के काबिल बन पाएंगे। तो बेसिकली है कि समझिए कि एक बड़ा पूंजीवादी स्ट्रक्चर है, अंबानी अडानी से लेके तमाम लोग, और उसके लिए एक सस्ता श्रम तैयार किया जा रहा है। अगर हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सोचेंगे तो हम कुछ करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे अगर वो गलत कुछ करेगी तो ये पसंद नहीं है उनको।
और सस्ता श्रम तैयार करने का ये मशीन शुरू किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप समझिए कि ये भाजपा सरकार जिस चीज़ पर टिकी हुई है वो किस पे टिकी हुई है। जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आता है तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक चंदा कौन लिया है, तो भाजपा ने लिया है। कितना? तो 6,000 करोड़ रुपए का। तो जब जो लोग उनको पैसा दे रहे हैं वो कौन है? यही बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो अलग अलग बड़े बड़े सामंत हैं। तो और सारे गांव घर में आप चले जाइए, जो नए नए मशरूम प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं वो किन के खुल रहे हैं? इन्हीं लोगों के खुल रहे हैं। तो अब उनका दुकान चलाने के लिए तो कुछ तो करेगी सरकार। तो ऑलरेडी बर्बाद हुए सरकारी विद्यालय को आपको ठीक नहीं करना है, आपको उसको बंद करना है, ताकि ये जो आपको पैसे दे रहा है भाजपा सरकार को चलने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में वोटर को खरीदने के लिए, उनकी दुकान चल पाए प्राइवेट स्कूल्स की। और इसी कारण से सब कुछ हो रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका की बजट, शिक्षा बजट की बात करें तो 6%, चीन का भी लगभग 5%। हमारा जो बजट है 2-3% के इर्द गिर्द रहता है शिक्षा का बजट। तो कितना ज़रूरी है शिक्षा का बजट बढ़ना देश के लिए? ये तो खुद NEP का डॉक्यूमेंट कहता है कि हम GDP का 6% खर्च करेंगे, लेकिन कब करेंगे पता नहीं है। ये उनके डॉक्यूमेंट में ही लिखा हुआ है। जब मुझे याद है 2014 का वक्त था, जब मोदी जी चुनाव में लड़ने के लिए आ रहे थे, हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि चाइना इतना % खर्च करता है, अमेरिका इतना करता है, दक्षिण कोरिया इतना करता है, हम जब चुन कर आएंगे तो हम भी उनके बराबर खर्च करेंगे। आज 10 साल से तो ऊपर का वक्त हो गया, क्या खर्च कर रहे हैं आप? तो उनको डिक्लाइन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। UGC का फंड कट हो गया, बजट कट हो गया। यूनिवर्सिटियों को बोल रहे हैं आपको ग्रांट नहीं मिलेगा, आप हिफा से लोन उठाइए। तो लोन उठाएंगे तो लोन तो चुकाना भी पड़ेगा ना, विश्वविद्यालय कहाँ से चुकाएगा? यूनिवर्सिटी में फ़ी हाइक होगा, उनकी ज़मीनों को बेचा जाएगा, रेंट पे चढ़ाया जाएगा, हॉल की जो बुकिंग होगी उसमें भी पैसा लिया जाएगा। तो यही हो रहा है। तो शिक्षा को यदि आप नहीं, मिनिमम चीज़ है किसी भी देश को चलाने के लिए, एजुकेशन तो बहुत मिनिमम चीज़ है। यदि आपका देश का शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। आपको कल को ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिलेंगे देश को चलाने के लिए, तो और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे जो ट्रम्प के सामने आकर के झुक जाएंगे, जो झुक रही है। तो सबके सब जो है निकम्मे लोग भाजपा के मंत्रालय में बैठी हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आपके आसपास तमाम देखिए, जितना भी आपका पड़ोसी देश है वो आपके साथ नहीं खड़ा है। आज दुनिया में अमेरिका आपको बोल रहा है, आप जिस ट्रम्प के साथ इतने गले मिल रहे थे, वो ट्रम्प आपको धमका रहा है और आपके मुंह से एक चूं तक आवाज़ नहीं निकल रही है। आप जिस पाकिस्तान के खिलाफ इतना सारा वो किए, उस पाकिस्तान को वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया, तो आप उसको अलग थलग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कल को आपको ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। जो अभी सिचुएशन है, अभी जो स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं RSS के, उनको देख लीजिए क्वालिटी क्या है। उनके क्लासरूम में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, लिटरली नहीं जाते हैं। वो अगर नहीं जाते तो क्या करते हैं? कंपलसरी अटेंडेंस लेकर के आते हैं। तो कंपलसरी अटेंडेंस लेकर के आते हैं ताकि स्टूडेंट के क्लास में पढ़ने के लिए जाए। पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं कि जाति नहीं है, क्या बोलते हैं तो कुछ नहीं है। तो यही चल रहा है। भारत सरकार का नारा है, शिक्षा मंत्रालय का भी नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या इस तरीके से जब पॉलिसी जाएंगी और इस तरीके से स्कूल को बंद किया जाएगा, इस तरीके से फीस को हाइक किया जाएगा, तो इंडिया क्या बढ़ पाएगा? पहले जब मैं BSc कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस टाइम मेरा 3,000 फीस में कंप्लीट हो गया BSc। लेकिन आज जो हमारा छोटा भाई और छोटा जानने वाला जो लोग कर रहा है, उसको कम से कम 16,000 रुपया लग जा रहा है 4 साल में। और 4 साल हो गया तो वो सेमेस्टर वाइज उसका फीस बढ़ते जा रहा है। हम कर रहे हैं 3,000 में, और हमारा जूनियर जो अभी कर रहा है या छोटा भाई कर रहा है, वो उसको लग जा रहा है 16,000, 15,000। अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग जो है उसका फीस है। तो इससे कैसे देश भरेगा? आपने मुस्लिमों की बात की, वो तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों का हमें वोट नहीं मिला और इसलिए कहीं ना कहीं वो निशाना साधते हैं कि जिनका हमें वोट नहीं मिला उनका हम कल्याण कैसे करें। हालांकि दूसरी तरफ उनका नारा ये भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, आपने कहा कि जो उनको वोट नहीं मिला, मैं जिस विधान से बदरंगा सदर विधानसभा से आता हूँ बिहार के अंदर, उसमें लगभग जो है उनको क्या लगता है कि मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ का विधायक जो है वो मुस्लिम भी उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिमों का उन्नति नहीं हो रहा है। आप देखिए, जहाँ देखिए वहाँ मॉब लिंचिंग हो जा रहा है। आए दिन खबर आप सुन रहे होंगे कि जो है मॉब लिंचिंग हो जा रहा है, किसी का जो है आपको मार पीटे जा रहा है और उसको पढ़ने ट्रेन में जो है कुचल दिया जा रहा है, और अलग अलग लगातार खबरें आती रहती है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि अभी 4-5 दिन में SSC वाला जो मुद्दा चल रहा है, लगातार हजारों छात्र दिल्ली में प्रदर्शन किया, पूरे देश में चल रहा है, और उनकी बातें नहीं मानी जा रही, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। आप कितना जस्टिफाई करते हैं उन चीज़ों को, छात्रों की मांगों? देखिए, आप SSC के मामला जो हो रहा है लगातार, आप नेट का भी मामला जो है अभी कुछ दिन पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो पिछले साल अगस्त में, तो उसमें भी जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। सोचिए, एग्ज़ाम हम सेंटर पहुंच गए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब सेंटर पर जाने के लिए अगर गरीब परिवार का बच्चा, कम से कम आपको 500-1000 रुपया लग जाता है कहीं भी सेंटर जाने में। दूर इतना सेंटर मिलता है कि आदमी वहाँ जाते जाते उसका पैसा लग रहा है, उसका फिर एग्ज़ाम कैंसिल कराया जा रहा है। तो ये बताइए कि लीक कहाँ से हो रहा है? ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, आपका सेंटर
का मैनेजमेंट जो है वो चीज़ सही नहीं है। माउस बैठे का खराब हो हाँ जाना। भाई सेटिंग, बल्कि जो है लोग हमको ये भी कह रहे थे कि भाई आप अगर जानने वाले जो होते हैं कि इतना रुपया दोगे तो वहाँ पे सेटिंग हो जाता है। लोग हम लोग कैसे सेटिंग हो जाता है भाई बताइए। तो लोग जो है वहाँ पे कंप्यूटर पे सिस्टम पे अलग लोग बैठते हैं और आप घर पे रहिएगा और उससे माउस ट्रैक बॉल से जो है वो सारा सेटिंग करके आपको जो है नेट JRF करा देगा या SSC का एग्जाम जो भी ऑनलाइन एग्जाम होती है वो सारा चीज़ क्वालिफाई करने की कोशिश करता है। इससे में जो है मानिए SSC का जो अभी दिल्ली के अंदर आज भी बहुत सारे जगह पे जो है यूपी के अंदर जो है झारखंड के अंदर जो है श्रीनगर उत्तराखंड के अंदर भी है प्रोटेस्ट चला है कि किस तरह से जो है इसको जो चीज़ धांधली हो रही है उसको कैसे रोका जाए। सरकार को जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे तो उस दिन जो है बात करना चाहिए था कि आकर के यहाँ क्या मुद्दा है आपसे, वो बात करना ही नहीं चाहती है। अगर बात नहीं करेगी सरकार तो कैसे किसी भी चीज़ का जो निदान किया जा सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस पर आप आके उसकी बात सुने, उसके बाद फैसला करें। मेरा अंतिम सवाल आपसे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या समस्याएं आपको दिखती हैं? देखिए न्यू एजुकेशन सबसे पहले पॉलिसी आप उसमें देखेंगे तो इस पर डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कैसे? तो आपको UGC फंड नहीं देगी। अरे भाई जब फंड नहीं देगी तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपको लोन ले जा रहा है, लोन लेके क्या होगा जब लोन यानी यूनिवर्सिटी को खुद बोल रहा है कि आप खुद डेवलपमेंट उसको कीजिए, आप लोन लीजिए, उसके बाद जो है अपना जो चीज़ आपको करना है यानी इंडिपेंडेंट कर दे रहा बॉडी। तो उसमें क्या होगा, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाएगा तो वो फीस हाइक होगा। फीस हाइक होगा तो क्या होगा, उसके अंदर जामिया के अंदर लगभग जो है 41% कोर्स यानी जो है फीस को हाइक कर दिया गया है बहुत सारे कोर्सेस में। तो उसमें कैसे, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है ना कि गरीब छात्र है इंडिया के अंदर। आप भी जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, किसान हो गए या आप जो ठेला चलाने वाले, वो सब का बच्चा कैसे पढ़ेगा। आप JNU का भी जान लेते हैं, JNU के अंदर कैसे फीस बहुत कम है। हम SU में आते हैं, वहाँ भी जो है फीस बहुत ही कम। हॉस्टल का फीस हम बोले 80 रुपये का जो है 1 मंथ का है और 500 रुपये का यानी 6 महीना। तो सोच लिए अलग अप्रॉक्स 80 का आपको रेट पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर फीस नहीं बढ़ेगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो इसमें समझिए आपका जो पॉलिसी के अंदर है ये आपको गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो लोन का जो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं यानी ठेका सिस्टम को ये लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जो एक इंसान उनके लोग जो है अंदर जो उनके आसपास घूम रहे हैं उन्हीं को सारे कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बढ़ावा हो रहा है। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा तो उसमें तो हम जैसे गरीब इंसान तो नहीं पढ़ पाएगा। वही लोग पढ़ेंगे जो इलाइट क्लास के लोग हैं, जो पैसा वाले हैं, वही जाकर के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या अदर जो भी यूनिवर्सिटी का फीस हाई होगा तो टोटली वहाँ लोग पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ इसमें बहुत सारे कमियाँ हैं। जो ऐसे बात भी आपने अंदर सुना ही होगा कि जो है फ़ीस को लेकर के हो गया, चाहे वो आपको जो है आप की बात कर लें, आप कहते हैं कि NEP में ही, तो उसके अंदर ये भी है कि जो भी मध्यम गरीब वर्ग है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। उसका वो कैसे तालीम हासिल करेगा, एजुकेशन शिक्षा कैसे हासिल करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर जो कमी है सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ सोचे, विचार करे, उसके बाद फिर जो है इसमें कुछ अगर लगे कि सुधार करना है तो उसको सुधार करना चाहिए। 2020 में जब NEP को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लागू किया गया बिना किसी पार्लियामेंट में इसकी चर्चा किए हुए या टीचर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव, उन सब को हटाकर NEP को लाया गया। ये बताया गया कि एक रिवोल्यूशनरी मॉडल रहेगा, अमेरिकन मॉडल है। लेकिन जब उसकी सच्चाई, अब 5 साल पूरे हो गए हैं, एक्सपीरियंसेज आए स्टूडेंट्स के, तो हमने देखा कि जिस NEP के मॉडल में एक 69 पेज का डॉक्यूमेंट, उसमें एक टर्म था जिसके कहता है कि फिनेंशियल ऑटोनॉमी, कि अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने फ़ंड खुद जनरेट कर सकते हैं। तो UGC ने फ़ंड देना बंद कर दिया। अब हम सारे कैंपसेस में देखते हैं, मैं जामिया से हूँ, जामिया में सबसे ज़्यादा फ़ी हाइक अभी रिसेंटली हमने देखा 2025 में जो प्रॉस्पेक्टस आया उसमें अप टू 41% फ़ी हाइक हुआ। तो सबसे बड़ा जो इशू था जब उस समय NEP लागू किया गया तो हमने विरोध किया इसका, तो ये कहा गया तो ये तो विरोध करते ही रहे हैं। लेकिन जब आज 5 साल पूरे हो गए NEP के और हमने देखा कि देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में NEP को लागू कर दिया गया है, तो हमने अभी एक उदाहरण देखा कि उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज कर दिए गए, 5,500 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। ये किस मॉडल पे चल रहा है, जिस हम कहते हैं कि यूज़र पे मॉडल है कि आप पैसा दीजिए और उसके बाद शिक्षा लीजिए। तो देश में पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या रह गया है? सरकार अपना हाथ पीछे खींच ले रहा है और नए तरीके से प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। मैं जामिया में हूँ, इस समय जामिया के अंदर लगातार सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। रिसेंटली M.Tech और B.Tech भी सेल्फ फाइनेंस मॉडल पे लाया गया जिसकी फ़ीस 1.5 लाख के आसपास है।
जामिया में नॉर्मल बीटेक की फीस है 10 से 11 हज़ार। उसी दूसरी जगह पर बीटेक और एमटेक लाया गया सेल्फ फाइनेंस मॉडल पे, वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। एमबीए ला रहे हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स पे, लॉ की डिग्री सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज पे लाई जा रही है। और सिर्फ जामिया में नहीं, डीयू तो एक लेबोरेटरी इसे बना दिया गया है कि हर साल वहाँ पर फी इंक्रीज़ होता है 10%, 20%। एयूडी में भी लगातार हर साल 10% फीस इंक्रीज ही हो रहा है। तो देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये फ़ी हाइक देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो फ़ी हाइक का रहा है अक्रॉस कैंपसेस। कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक टीचर्स का वर्किंग आवर कर दिया गया है, और पूरी दुनिया में आप समझते हैं 8 घंटे काम का एक चलन था, 12 घंटे टीचर को काम करना पड़ेगा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने कर दिया है। तो अब एनईपी जो अपने आप को अनफोल्ड कर रही है वो इन्हीं रूपों में अनफोल्ड कर रही है। सवाल मेरा सर ये है कि लगातार हम देखते हैं कि चाइना के अगर शिक्षा की बजट की बात करें तो वो 4-5%, अमेरिका का 6%, और हमारा जो शिक्षा का बजट है वो मैक्सिमम कभी गया है तो 3% गया है। तो शिक्षा का बजट इतना कम होने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत की बात, वो हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता है। और इसलिए माने आप जानते हैं कि लोग बाहर जाना चाह रहे हैं एजुकेशन के लिए, उसका कारण वही है कि वहाँ पर एक तरह की सुविधा है, लाइब्रेरीज हैं, नए तरह का रिसर्च है ना। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहर की कोई चीज़ मत पढ़ो, उसका नाम भी मत लो। तो विश्वविद्यालय जो नाम है उसमें ही शामिल है विश्वविद्यालय, माने दुनिया का, यूनिवर्सिटी भी कहिए तो यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसके बारे में उसे पढ़ाया जाना चाहिए। आप रोक दे रहे हैं क्या कि पश्चिमी ज्ञान नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर जो कंपटीशन होने जा रहा है उसमें हमारी वर्कफोर्स पिछड़ जाएगी। जी हाँ, जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं सर कि यूपी में 5000 स्कूल बंद करने की बात हुई, और लगातार अभी अंदर भी चर्चा हुई कि शराब के ठेके तो खोले जा रहे हैं लेकिन नए स्कूल नहीं खोले जा रहे। तो आने वाला भविष्य आप क्या देख रहे हैं देश के भावी कर्णधारों का, देश के नौनिहालों का? देखिए, एक बात तो यह है कि स्कूलों के पास ज़मीन है और इस समय लैंड माफिया का पूरा ध्यान ज़मीनों पर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा करना और एजुकेशन के जरिए मुनाफा हासिल करना, इसका मॉडल है अमेरिका का ही, जिसमें यह है कि जो स्कूल हैं तो उनको सरकार, जैसे आप जानते होंगे कि जो पहले चौकीदार हुआ करते थे तो उनको यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर था, उनके अधिकार थे। अभी क्या हो गया, एजेंसी को दे दिया गया, तो अब एजेंसी उसको डील कर रही है। उसी तरह से होगा ये कि डिफरेंट एजेंसीज को स्कूल दे दिए जाएंगे, सरकार उन एजेंसीज को पे करेगी, है ना, और विद्यार्थी एक तरह से कह लीजिए कि बॉन्डेड लेबर की तरह से रहेंगे, और बॉन्डेड लेबर की तरह ही उनको प्रैक्टिकल के नाम पर, जैसा कि हो रहा है कि क्या बोलते हैं कि वो विभिन्न कंपनियों में काम करने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उनके कोई लेबर राइट्स नहीं होंगे। जी जी। मेरा तीसरा सवाल सर, अंतिम सवाल है, अभी जो करंट में मुद्दा चल रहा है एसएससी वाला जो मामला चल रहा है, और लगातार एसएससी पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी हम देखा कि हजारों छात्र जंतर मंतर पर बैठे अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में भी ये माहौल है, क्या इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एग्जामिनेशन लेने की जो व्यवस्था है ना, वो नीट के जरिए पहले ही ख़त्म की जा चुकी है ना, क्योंकि हो ये रहा है कि उन लोगों को ठेका दिया जा रहा है जो लोग सरकार या उसमें काबिज जो पार्टी है उसके लोगों को पैसा पहुंचाएं। तो इसलिए एग्जाम सेंटर्स उन लोगों को मिल रहे हैं जो लोग तरह तरह की धांधली करने में लिप्त हैं, है ना। और इसके कारण हो क्या रहा है कि जब ठेके पर आप पर्चा तैयार करवा रहे हैं तो उसमें गारंटी है कि लीक होगा, और वो लीक इसीलिए हो रहा है क्योंकि उससे फायदा हो रहा है। किसको? लीक जब होगा तो कौन खरीद पाएगा पेपर? जो उतने लाख रुपया दे पाएगा, जिसकी एक्सेस होगी वहाँ तक। तो कहने का मतलब कि ये सब नौकरियों को भी, एजुकेशन को भी एक इलीट क्लास के पास सिर्फ पहुँचे, इसकी योजना के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है।